हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योस मेंटर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में झारखंड में जनजातीय विद्रोह को पढ़ना शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह एवं तिलका आंदोलन को विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब आज की क्लास में भी हम जनजातीय विद्रोह को आगे पढ़ेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे सारे वीडियोस को शुरू से देखें। तो आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो जनजातीय विद्रोह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मुंडा विद्रोह, और यह 1793 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था। झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोहों की संख्या अनेक है, मतलब मुंडाओं के द्वारा अनेक विद्रोह किए गए, पर इनमें से जो सबसे प्रमुख या फिर जिनका सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप था वह था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से समय समय पर बहुत सारे विद्रोह किए गए। हम पहले वो सारे विद्रोह के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, जिनमें से पहला है 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। दूसरा 1796 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। तीसरा 1807 का तमाड़ विद्रोह। चौथा 1819 से 20 में पलामू का मुंडा विद्रोह। पांचवा 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह। सत्रह सौ 93 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक काल में मुंडाओं द्वारा छोटे छोटे विद्रोह किए जाते रहे हैं। 1789 ईस्वी में तमाड़ में जो विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व विष्णु मानकी कर रहे थे, उसी का विस्तार 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे में हुआ। बुंडू और राहे के जमींदारों नागवंशी राजाओं के अधीनस्थ होना मंजूर नहीं था, अतः उन्हें कर देना उचित नहीं मान रहे थे। इन लोगों ने नागवंशी राजा को बहुत क्षति पहुंचाई। इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलर ने किया। 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1793 ईस्वी के 3 वर्ष बाद 1796 ईस्वी में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुलाई लामा के भाई रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा कर रहे थे। राहे में नागवंशी राजाओं का गढ़ था। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। 1807 ईस्वी में तमाड़ में जो मुंडा विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था वह था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। इस विद्रोह को कैप्टन रफसीज ने दबा दिया। 1819 से 20 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह। पलामू में 1819 से 20 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में बुद्धू भगत ने किया। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह में शामिल होकर मुंडा विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, और यह जो विद्रोह था वह जमींदारों के खिलाफ था। मुंडा विद्रोह के बाद अब हम हो विद्रोह पढ़ेंगे, और यह 1820 ईस्वी से लेकर
1821 ईस्वी तक चला था। हो लोगों का निवास स्थल को हो देशम, जो कि हो जाति का देश था, या कुल्हान, कोल स्थान के नाम से भी जाना जाता था। हो देशम पर कभी भी मुगलों या मराठों का अधिकार नहीं रहा था। यद्यपि बुरहाट के सिंह राजाओं का इन पर प्रभाव था, किंतु वे सिंह वंश के समकक्ष थे, ना कि अधीनस्थ। वे सिंह राजाओं को कोई नियमित कर नहीं देते थे, केवल समय समय पर कुछ उपहार दे देते थे। बाहरी नियंत्रण से लंबे समय तक मुक्त रहने के फलस्वरूप हो लोग स्वतंत्रता प्रेमी एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। इसी कारण कंपनी काल में ये लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेस की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेस की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। कौन सी नदी के किनारे? तो रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के बीच में। इस दमन के बावजूद हो देशम के केवल उत्तरी भाग के हो लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने के लिए सहमत हुए। जो दक्षिण कोल्हान के हो लोगों थे, उन्होंने अभी भी अंग्रेजों का विरोध करना जारी रखा तथा सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। हो लोगों की इन गतिविधियों से विवश होकर पोरहाट राजा को पुनः रफसेस से सहायता की याचना करनी पड़ी। रफसेस ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिण भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने के लिए भेजा, जिसका 1 माह तक हो लोगों ने सामना किया। अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना छीन देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा व जमींदारों को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इस संधि के बावजूद कोल्हान में गड़बड़ी समाप्त नहीं हुई तथा 1831 से लेकर 32 ईस्वी में हो लोगों ने कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोल विद्रोह और यह 1831 ईस्वी से लेकर 32 ईस्वी तक चला था। झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोहों में कोल विद्रोह का विशेष स्थान है, क्योंकि यह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को स्थानीय मानते हैं, जबकि कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा और इसे ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की आदिवासियों की इच्छा का परिणाम माना। चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। फिर इसी पर कैथबर्ट ने कहा है, इन जमींदारों ने किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गांव के गांव उजड़ गए। इस सामंती व्यवस्था में जमींदार शायद ही किसानों के हित की कोई बात सोचता हो और प्रशासनिक वर्ग
अलग से इनका खून चूस रहा था। फलतः आबादी का ह्रास हो रहा था और लोग बस किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी संबंध में डब्ल्यू ब्लेट ने कहा है, राजा की शासन व्यवस्था घोर निराशावादी और इन दबे वर्गों के प्रति शोचनीय थी। किसानों की जमीन इनसे जबरन छीनी जा रही थी और बाहरी लोगों को दे दी जा रही थी। इनकी शिकायत पर किसी शासक या प्रशासक का रवैया सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं था। इस लूट, दंड और उत्पीड़न ने कितनी ही जानें ले ली थी। अब हम देखेंगे कोल विद्रोह के क्या क्या कारण थे। पहला कारण था भूमि संबंधी असंतोष। दूसरा, जमींदारों द्वारा उत्पीड़न। तीसरा, ठेकेदारों, साहूकारों व अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। चौथा, अंग्रेजों की दखल अंदाजी। पांचवा, न्यायालयों से निराशा। छठा, दिकुओं द्वारा जमीन व स्त्री का छीना जाना। अब हम कोल विद्रोह के सारे कारणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। कोल विद्रोह का कारण में जो हम लोग पहला कारण देखेंगे, भूमि संबंधी असंतोष। कंपनी द्वारा राजाओं और जागीरदारों को जागीरदारी देने से वे लोग अपना अपना राजस्व वसूलते थे। लगान देने में असमर्थ रैयतों की जमीन छीन ली जाती थी व बिहार बंगाल से आए अमीरों को दे दी जाती थी। अधिक लगान का भार, जमीन का छीना जाना तथा अफीम की खेती के लिए बाध्य किया जाना आदिवासियों के असंतोष व विद्रोह का कारण बना। दूसरा कारण, जमींदारों व जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न किया जाना। छोटा नागपुर के प्रत्येक गांव का मालिक कोई ना कोई जमींदार, जागीरदार या ठेकेदार होता था, जिनकी सहायता के लिए लठैत होते थे। ये लठैत यूरोप में अश्वारोही नाइटों, जो कि घोड़ों को नियंत्रण करने वाला की तरह कार्य करते थे, जो आदिवासियों के विरुद्ध काम में लाए जाते थे। गांव के मालिक बहुत अत्याचारी होते थे। विद्रोह के समय बंगाल के डिप्टी सेक्रेटरी रहे थे जे थॉमसन के अनुसार ये जागीरदार पान से लेकर पालकी तक के पैसे कोलों से वसूलते थे। यदि उनके यहाँ बच्चा पैदा होता था या मृत्यु होता था या विवाह होते थे, सबके खर्च कोलों से वसूलते थे। वे हर प्रकार के गैर कानूनी कर वसूलते थे। इस तरह जमींदारों के अमानवीय उत्पीड़न व शोषण ने आदिवासियों को विद्रोही बनने पर मजबूर कर दिया था। तीसरा कारण, ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। पेड़ों को काटने का अधिकार ठेकेदारों को दे दिया गया था। साथ ही साथ आदिवासियों को जंगल में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दिया जाता था। ना वे लकड़ी काट सकते थे, ना ही पशुओं को जंगल के भीतर ले जा सकते थे। उनकी भूमि का विकास रुक गया था, क्योंकि वे जंगल काट कर ही खेत बनाते थे और अन्न पैदा करते थे। साहूकारों द्वारा काफी ऊंची दर पर ऋण दिया जाना, व्यापारियों द्वारा वस्तुओं के मनमाने दाम वसूलना आदि कारणों से कोल पूरी तरह से त्रस्त थे। ये सब भी विद्रोह का एक बड़ा कारण बना।
चौथा कारण अंग्रेजों की दखल अंदाजी। अंग्रेजों के आने से आदिवासियों के जीवन में दखल अंदाजी बढ़ गई। स्थायी बंदोबस्ती कानून से नए जमींदार नियुक्त किए गए। वस्तुतः ये बाहरी होते थे। 1824 ईस्वी में आबाकारी कर लगाया, जिसके तहत हंडिया, जो कि चावल से बनाई जाने वाली शराब पर पतचुई नामक कर लगाया गया। हंडिया एक पेय पदार्थ के साथ साथ आदिवासी धार्मिक कृत्यों के बाद इसे देवताओं को भी अर्पित करते थे। आबकारी विभाग के कर्मचारी अवैध शराब की तलाश में उनके घरों में घुस जाते थे व शारीरिक प्रताड़ना देते थे। हालांकि आदिवासियों के घोर विरोध के कारण 1826 ईस्वी में आबकारी कर हटा लिया गया। पांचवा कारण न्यायालयों से निराशा। अंग्रेजों के आगमन के बाद आदिवासियों की पारंपरिक परहा पंचायत व्यवस्था की जगह सरकारी न्यायालयों ने ले लिया, जिसकी प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं प्रभावहीन थी। कचहरी के बारे में आदिवासियों की सोच कचहरी अर्थात कचिया रुपया घटने की जगह। इनके लिए अदालत का मतलब था आ से आओ, दा से दाखिल करो, ला से लड़ो और ता से तबाह हो जाओ। मीन्स कचहरी मीन्स अगर आपके पास कचिया है, कच्चा है, रुपया है तो वो आपके पास घटेगा ही। आदिवासी चाहते थे कि उनके परंपरागत परहा पंचायत के कानून जो बदल दिए गए हैं और उन पर जबरदस्ती थाना एवं कोर्ट कचहरी की न्यायिक प्रणाली थोपी गई है, ये आदिवासी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उनकी अपनी पंचायत परहा पंचायत को पुनः स्थापित किया जाए। छठा कारण तात्कालिक कारण गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीना जाना। सिंगराय नामक मानकी के 12 गांव थे, जिसे छोटा नागपुर नरेश के भाई कुंवर हरनाथ सिंह शाही ने छीनकर सिखों को दे दी थी। सोनपुर परगना के कुछ गांव कुंवर हरनाथ शाही को खोरपोश यानी कि गुजारे के रूप में मिली थी, जिसे उन्होंने उस क्षेत्र के मानकी मुंडाओं को छोड़कर कुछ मुसलमान और सिखों को खेती के लिए दे दिया था। सिखों ने न केवल सिंगराय मानकी के गांव छीने बल्कि उसकी 2 बहनें भी छीन ली। इसी तरह की घटना सिंहभूम के बनगांव में घटित हुई। यहाँ के सुरगा मुंडा पर जफर अली नामक मुसलमान किसान ने बड़ा अत्याचार किया और उसकी पत्नी को उठा ले गया। विद्रोह का आरंभ, प्रसार व दमन। अब हम देखेंगे कि विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ, फिर प्रसार कैसे हुआ और फिर किस प्रकार इसका दमन हुआ। इन सभी कारणों को देखते हुए सभी कोल लोगों की बैठक तमाड़ की लंका गांव में हुई, जिसकी व्यवस्था बनगांव के सिंधराय मानकी ने की थी। 11 दिसंबर 1831 ईस्वी के दिन से यह विद्रोह सोनपुर के कुमांग गांव से आरंभ हुआ। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंधराय से छीन लिए गए थे। यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह युद्ध सूचक तीर को गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक आदिवासी विद्रोह में शामिल होते गए। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जाफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला गया। यह विद्रोह जल्द ही व्यापक रूप ले लिया
और छोटा नागपुर खास पलामू, सेभूम व मानभूम क्षेत्रों में फैल गया। कोल विद्रोह के क्षेत्रवार विवरण। अब हम आगे देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में कोल विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, इनके पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे और फिर विभिन्न स्थानों में कोल विद्रोह का दमन किन्होंने किया। जिनमें से हम सबसे पहले देखेंगे छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास के प्रमुख नेताओं के नाम हैं सिंगराय मानकी जो कि सोनपुर परगना से थे, बुद्धू भगत जो कि सिल्ली गांव से संबंधित थे इत्यादि। और दमनकर्ता थे कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन मालतवी, कैप्टन इम्पी जिन्होंने बुद्धू भगत को मारा था। दूसरा हम लोग देखेंगे पलामू। पलामू के प्रमुख नेताओं के नाम हैं दुखन शाही, चव्वर सिंह जो कि बरियातों से संबंधित है, हुक्म सिंह और हारिल सिंह जो कि जेरुआ से संबंधित है, सुरजन सिंह आदि। और वहां के दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट कर्नल हार्ट्रे, डब्ल्यू लैम्बर्ट, कैप्टन जॉनसन इत्यादि। कंपनी सरकार का साथ देने वाले जागीरदारों के नाम रन बहादुर राय जो कि पलामू नरेश चुड़ामन राय का पुत्र थे, तिलकदारी से, छत्रधारी से, बाबू शिव बख्श राय, भवानी बख्श राय, बसंत से, भैया खिरोधर शाही, हारिल से आदि। तीसरा सेभूम। सेभूम क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के नाम शुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी जो कि बनगांव गांव से थे, दसई मुंडा और कार्तिक सरदार जो कि कुचांग से थे इत्यादि। और वहां के दमनकर्ता थे कर्नल बोवेन, मेजर ब्लैकऑल आदि। चौथा मानभूम जो कि अभी धनबाद के नाम से जानते हैं हम। मानभूम में भूमिज सरदारों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और वहां जिन्होंने दमन किया वो थे जिला मजिस्ट्रेट एचपी रसेल, सेना नायक हासबर्ग आदि। संपूर्ण छोटा नागपुर में हजारीबाग ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर कोल विद्रोह का लगभग नहीं के बराबर प्रभाव पड़ा। इसका मुख्य कारण था कि हजारीबाग में अंग्रेज अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में फौज की मौजूदगी जिसके चलते आदिवासियों को विद्रोह करने की हिम्मत नहीं हुई। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण एस.आर. टिकेल ने इन्हें लरका कोल से संबोधित किया। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत जो कि सिल्ली निवासी थे, अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। विभिन्न हथियारों व सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध केवल तीर धनुष से लैस विद्रोहियों ने 2 महीने तक डटकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उन्हें 313 रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। 1832 ईस्वी में सिंध राय मानकी तथा सुरगा मुंडा जो कि बनगांव सेभूम निवासी थे ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। युद्ध का परिणाम। अब हम देखेंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। विद्रोह के दौरान
कंपनी सरकार की सहायता करने वाला शेख अबरूला, मित्रभन सिंह, रन बहादुर राय, खान बहादुर खान आदि को पुरस्कृत किया गया। खान बहादुर खान को राजा एवं दिलावर जंग की उपाधि दी गई। कंपनी ने जंगल महल के डब्ल्यू डेंट को कैप्टन विल्किंसन के साथ छोटा नागपुर का संयुक्त आयुक्त बनाया गया और उन्हें कोल विद्रोह के कारणों का पता लगाने का जिम्मा सौंपा। इसके साथ ही झारखंड की शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए तथा बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। इस विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 3 लागू किया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसे ही बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दे दिया गया। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसे कि SWFA के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में की गई थी। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेवारी गवर्नर जनरल के एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका प्रथम एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया, क्योंकि विल्किंसन ही वह व्यक्ति था जिसने कोल विद्रोह का दमन किया था। विल्किंसन ने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के कई उपाय किए। विल्किंसन जनसाधारण में किसुन साहिब के नाम से जाने जाते थे। कोल विद्रोह झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे कि हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इस विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की नींव रखी तथा इस विद्रोह के साथ ही झारखंड में सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का दौर का आरंभ हुआ।